हेलो दोस्तों, मैं बीरेंद्र सर दुर्गानंद इंस्टीट्यूट लालगंज रायबरेली। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे आपको समसामयिकी का एक विषय। उसी के पहले सबसे पहले एक आपका मोटिवेशनल चीज़ बताना चाहूँगा। आइए समझते हैं। दो पंक्तियाँ हैं। आपको अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो मोटिवेशन ज़रूर आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप मंजिल आगे प्राप्त कर लेते हो। उसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो कहते हैं मंजिल यूं ही नहीं मिलती कि राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। चलिए दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में आगे बात करते हुए अपने लक्ष्य को भेदो और आपको ध्यान में रखना है, मुझे एग्जाम क्रैक करना तो क्रैक करना है। अब हम उसी परिप्रेक्ष्य में प्रतियोगी परीक्षा आपकी वनडे एग्जाम की हो, चाहे आपका उसमें से रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, एसएससी जीडी हो और उत्तर प्रदेश अधिक चयन सेवा आयोग के तहत जो भी वैकेंसी हो, चाहे आपका पेट हो और चाहे आपका अन्य भी भारत के जो भी स्टेट की और भी एग्ज़ाम हो, जो 10 राज्य लगभग जो हिंदी भाषी हैं, वहाँ पर जो भी क्वेश्चन जो भी टॉपिक आपके यहाँ आते हैं, वो आपको इस वीडियो में आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे। आज हमारा पहला वीडियो होगा समसामयिकी का। इसको बोलते हैं करंट अफेयर्स। सबसे पहले आज दोस्तों जानेंगे इसी परिप्रेक्ष्य में करंट अफेयर्स होती क्या है। तो करंट अफेयर्स कुछ नहीं है, बस ये समझो आप, जो जनरल स्टडी का पेपर होता है उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स है, पर्यावरण अध्ययन है और आपका विविध है, साइंस और टेक है। इनमें जो लेटेस्ट चीज़ें आ जाती हैं, जो लेटेस्ट वर्जन अभी होता है, उसी को हम परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं समसामयिकी। तो दोस्तों, इसी को देर न करते हुए हम बात करते हैं। चलिए उड़ान को भरते हैं। और उड़ान को भरने में सबसे बड़ा अहम भूमिका, प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे यारों, आपकी सबसे बड़ी अहम भूमिका है। उसी परिप्रेक्ष्य में आइए, अब आगे समय न गंवाया जाए, बात किया जाए। दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहूँगा कि आप पेन कॉपी लेकर बैठिए, या तो फिर आप इस वीडियो को कई बार आप देखिए, जिससे आपको क्लियर हो सके। और अब आज हम बात करेंगे, सबसे पहले करंट का एक टॉपिक लेंगे। अप्रैल 2025 से लेकर के हमारा प्रयास है कि मार्च 2023-24 तक का हम करंट आपको समेटेंगे और प्ले लिस्ट में आपको चीज़ें एकदम स्टेप बाय स्टेप, क्लास वाइज क्लास आपको मिलती जाएंगी और उन्हीं का आप यूज करते जाइए। तो चलिए दोस्तों, अब ध्यान दिया जाए। तो सबसे पहले हम अप्रैल 2025 की बात करना चाहूँगा। चलिए आपको एक बात मैं बताऊं, रेलवे एनटीपीसी एक एग्ज़ाम 5 जून से लेकर के और आपके 24 जून 2025 तक होना है। उस एनटीपीसी में 40 क्वेश्चन आने हैं जनरल अवेयरनेस जीए के। उनमें से आप समझिए से 15 से 20 क्वेश्चन आपको करंट के मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर हम इसका योगदान नहीं कर पाएंगे तो हम फाइटिंग मतलब कि कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखना है। सबसे पहले 2 बातें आपको मैं बताना चाहूँगा। फिलहाल हम कवर्स तो करेंगे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर की बात करेंगे, और राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करें हम, तो राष्ट्रीय स्तर में चीज़ ध्यान रखना है आपको कि केंद्रीय यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिमंडल में जितने भी आपके मंत्री हैं, उनके भी आपको नाम याद रखना है। उसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करना चाहेंगे तो सबसे पहले जैसे आपके यहाँ राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली जनजातीय राष्ट्रपति हैं जो उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। इसके पूर्व ये राज्यपाल भी रह चुकी हैं, झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो ध्यान में रखना है आपको, ये बात आपको मिस नहीं करनी है। और बात करेंगे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी पाटिल थी, और दूसरी ये महिला राष्ट्रपति हैं जो वर्तमान में आपके यहाँ पोस्टेड हैं। और
बात करें तो ये राष्ट्रपति जी हैं 15वें नंबर की राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत कर रही हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। उसी परिप्रेक्ष्य में आगे बात करें तो देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत का जो सबसे चर्चित चेहरा के रूप में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो वर्तमान में 15वें नंबर के, व्यक्ति के अनुसार 15वें नंबर के वो प्रधानमंत्री हैं। और उनके अगर जिला की हम बात करें तो वो आपके बिलोंग करते हैं गुजरात राज्य के मेहसाणा जिले के वडनगर से। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं और एक प्रकार से हम बात करें तो अद्वितीय भी है। इनकी यात्रा अब तक आप 2014 से लेकर के 2025 तक अगर देखेंगे तो सर्वाधिक यात्रा करने वाले पहले पीएम बन चुके हैं और इन्होंने बहुत विदेश यात्रा किया है। तो चलिए सबसे पहले अब दिया जाए राष्ट्र की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि श्रीलंका की। किसकी बात करेंगे हम? श्रीलंका की। आप जानते हैं श्रीलंका जो है वो भारत का ही एक प्रकार से हिस्सा है जो भारत के दक्षिण में स्थित है। ठीक, आप जानते हैं मन्नार की खाड़ी से ही आपके यहाँ बगल में पाया जाता है, जिसकी आकृति आंसुओं, जैसे आंसू आप रोते हो तो आंसू गिरते हैं, आंसू के आकार की। तो दोस्तों चलिए ये भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करें सबसे पहले यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति की बात कर लें। आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, सितंबर 2024 में यहाँ के राष्ट्रपति नए निर्वाचित हुए हैं, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब आप बताएंगे इनका नाम क्या है तो इनका नाम है अनुरा कुमारा दिशा नायका। याद रखो आप, अनुरा कुमारा दिसानायका ये वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम के लिए रामबाण है, आप इसको याद कर लो। अनुरा कुमारा दिसानायका ये वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। क्लियर। अब क्या बात करें हम तो 3 से 4 अप्रैल यानी 4 से 6 देखिए आपको डेट नहीं याद करनी है, मंथ याद कर लो काफ़ी है। फिलहाल एग्जाम में नहीं आता लेकिन मैं प्रयास करूंगा आपको बता दूं। 4 से 6 अप्रैल 2025 में माननीय मोदी जी जो वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी इस श्रीलंका की यात्रा पर गए थे और मोदी जी को सबसे उपलब्धि क्या मिली है तो श्रीलंका का एक अवार्ड दिया गया इनको। उस अवार्ड की अगर बात करेंगे हम लोग तो ध्यान रख लीजिए, मित्र विभूषण, श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है और ये श्रीलंका की सरकार ने दिया है, तो ये भी ध्यान रखना है। और श्रीलंका और भारत के साथ 7 समझौतों पर चर्चा हुई है, तो 7 समझौते आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, इनको ध्यान में रखना है। यानी कहने की बात करें हम तो भारत सरकार और श्रीलंका के सरकार के मध्य में 7 समझौते हुए। उनमें से जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ आपका कि ऊर्जा हो गया है, जैसे 5000 धार्मिक स्थल जो जितने भी वहाँ के बने हुए हैं उनमें लगभग 5000 सोलर पैनल लगाए जाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, ये भी क्लियर होना चाहिए। आगे दोस्तों इसमें बात करेंगे तो यहीं पर माहो अनुराधा ध्यान रखेंगे इसको। माहो अनुराधा रेलवे लाइन का भी इन्होंने उद्घाटन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, तो इसको याद रखना है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? अनुरा कुमारा दिसानायका हैं। और श्रीलंका क्योंकि चर्चा में क्यों है? क्योंकि 4 से 6 अप्रैल 2025 के मध्य आप जानते हैं मोदी जी श्रीलंका की यात्रा पर गए थे। श्रीलंका की सरकार ने इनको श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार प्रदान किया है। और दूसरी बात करेंगे तो
भारत सरकार यानी श्रीलंका सरकार और भारत सरकार के मध्य 7 समझौते हुए हैं और माहो अनुरा रेलवे लाइन ऐसे मंदिर भी स्थापित किए गए हैं। तो उतना कोई टफ नहीं आना, बस इतना ही ध्यान रखना आपको, ये आपको गलत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों आपसे मैं कमेंट में एक बात उम्मीद करना चाहूँगा कि पहले बताइए श्रीलंका किस महाद्वीप में है, किस महाद्वीप का देश है। दूसरा पॉइंट है कि ये बताना है श्रीलंका की राजधानी क्या है, प्रशासनिक राजधानी क्या है, कार्यालय राजधानी क्या है, ये भी ध्यान रखना आपको। एक क्वेश्चन और आपके बन जाता है यहीं पर श्रीलंका की मुद्रा वर्तमान में क्या है। तो ध्यान रखना, इन सब बातों को आपको कमेंट में ध्यान रखना है, एकदम गलत नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे तो श्रीलंका में एक हम्बनटोटा सुना होगा आपने, हम्बनटोटा है आपके यहाँ बंदरगाह है। ये श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह है जिस पर चाइना का कब्जा है। 99 ईयर्स के लिए वो अपना टाई ऑफ कर लिया है, तो इसको भी ध्यान रखना है, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कर ले जाना। दोस्तों अगला पॉइंट अब बात करेंगे हम, श्रीलंका के बारे में हमारी बात हो चुकी है। अब बात करेंगे हम, तो इसके परिप्रेक्ष्य में अगली बात करें हम, तो अब बात करेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय। एक बात और ध्यान रखना है, श्रीलंका सरकार को ही अंतर्राष्ट्रीय वैशाख दिवस पर गुजरात से इस महात्मा बुद्ध की एक मूर्ति की प्रतिमा भी वहाँ पर भेंट की गई है, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। चलिए आगे बात करेंगे। अब थाईलैंड, इसमें आपने सुना होगा, एक तो सबसे बड़ी बात है कि यंग लेडी है और यंग लेडी के रूप में वर्तमान में वहाँ की पीएम भारत आई। पहले भारतीय पीएम मोदी जी वहाँ पर गए थे और वापस वो फिर भारत आई, इन्वाइट किया गया तो आई। अब बात करेंगे दोस्तों, तो पूछ सकता है श्रीलंका की पीएम का नाम क्या है, प्रधानमंत्री, श्रीलंका के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। ये कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये चर्चा के विषय बनी हुई है। आप रील खोलिए, शॉर्ट्स जो वीडियो बनते हैं उसमें आप चेक करिए तो इनके नाम पर हिंदी के बहुत सारे कारण है। थाईलैंड एक जो कंट्री है, ये आपके यहाँ सिंगापुर से आगे जाएंगे तो बगल में थाईलैंड है, म्यांमार के नीचे पहुंचेंगे सिंगापुर आपको मिल जाएगा। तो भारत से दक्षिण पूर्व की दिशा में जितने भी कंट्री हैं उनमें से थाईलैंड आपका इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जानते हो यहीं पर कंबोडिया सुना होगा आपने, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया एक ही आसपास स्थित है जो हिंदू मंदिर है। आप सोचिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हमारे पुराने संबंध थे। और 1947 की अगर बात करें हम, तो 47 में जब हम भारत मेरा आज़ाद हुआ था, तो स्वतंत्रता के दौर पर सबसे पहली बात करेंगे तो थाईलैंड के ही सरकार, थाईलैंड के सरकार का दल हमारे भारत के स्वतंत्रता दिवस पर उपस्थित हुआ था। इसलिए इनका हमारी एक पॉलिसी चलती है कि हम पूर्व की ओर देखो, लुक ईस्ट पॉलिसी जो चलती है, पूर्व की ओर देखो, नीति को हम लेकर के इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों समझ में आप क्या गया होगा। आगे हम बात करेंगे तो पैतो गर्नान, इनके नाम देख लीजिए आप, थोड़ा सा नाम विचित्र है लेकिन आपको याद तो करना पड़ेगा। इनका नाम है पैतो गटार्न, इनका नाम है पैतो गटार्न शिनावात्रा। दोस्तों याद रखना इसको, पैतो गटार्न शिनावात्रा। हमने दोस्तों इसके लिए होमवर्क किया है, हमको झूठ क्यों बोले, हमने इसके लिए होमवर्क किया है जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, वही चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ध्यान रखना आपको, पैतो गटार्न शिनावात्रा, ये आपकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है वहाँ की। और यहाँ पर मोदी जी की ये तीसरी यात्रा है। इसके पहले 2019 में भी ये मोदी जी वहाँ पर गए थे, कहाँ, थाईलैंड में। तो याद रखो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक, आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट बात करेंगे तो आता है अब उसी में एक सुना होगा आपने लोथल, राष्ट्रीय पढ़ ही रहे हैं तो लोथल गुजरात में है। ध्यान रखो बात को, गुजरात का ये हड़प्पाई स्थल है और हड़प्पा एक ऐसा बंदरगाह था लोथल, ठीक है। और लोथल में जो स्थल था यानी कि बंदरगाह जो था उसका नाम था गोदीबाड़ा बंदरगाह लोथल में स्थित है गुजरात के। ध्यान रखो इसको, बड़ा इम्पोर्टेंट कारण है, इस चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है आपको बताएंगे। राष्ट्रीय सामुद्रिक विरासत परिषद
समुद्री विरासत परिषद हाल ही में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के रूप में लोथल को चुना गया है। लोथल को ही चुना गया है, याद में रखना है आपको, एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद हाल ही में कहाँ स्थापित किया, किस बंदरगाह पर, तो बताओगे आप लोथल। इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट ये भी आपके है। आगे बात करेंगे हम अगला पॉइंट। आप जानते हैं चिली, सुना होगा चिली। चिली की राजधानी सैंटियागो है। और आपको बताना चाहूँगा चिली दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, ठीक है। शेष इसकी मुद्रा क्या है और यहाँ की अन्य गतिविधियाँ क्या है और इसके बगल में कौन सा महासागर है, आपको याद करना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताते रहिए कि ये कहाँ पर है, कैसे क्या, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हाल ही में चिली के राष्ट्राध्यक्ष हमारे यहाँ आए थे, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो जाना यहाँ के आपके राष्ट्रपति का नाम याद रखना है, पीडी, प्रेसिडेंट का नाम आपको याद रखना है। तो इनका नाम है ग्रेबियल बोरिक फॉन्ट। इनका नाम है बोरिक फॉन्ट। दोस्तों किया क्या जाए, कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि ऐसे ऐसे नाम हैं, इनको पढ़ना ही पड़ेगा, इसीलिए कठिन एक सब्जेक्ट बन जाता है। तो कठिन आप मत समझिए, आपको केवल ग्रेबियल याद रखोगे ना, ग्रेबियल तो याद रहेगा। ग्रेबियल राष्ट्रपति हैं चिली के, जो भारत की यात्रा पर आए हुए थे। तो ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इसी में। और आपको बता दें एक बात और, कि ग्रेबियल की मुलाकात हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई थी। अच्छा दोस्तों, ये बन जाता क्वेश्चन कि हैदराबाद हाउस कहाँ पर है। हैदराबाद हाउस, ध्यान रखना मेरी बात को, हैदराबाद हाउस कहाँ पर है। तो आप बताओगे कि हैदराबाद हाउस सर ये दिल्ली में स्थित है। तो नई दिल्ली में स्थित है, इसको याद रखो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जितने भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष होते लगभग हैदराबाद हाउस में ही आपके समझौते, जो ऊर्जा क्षेत्र है, हमारा सोलर सिस्टम आता है, और भी ईंधन क्षेत्र है, जो हमारे हमारे जो समझौते होते हैं लगभग यहीं किए जाते हैं। समझौते की बात करें तो हमारे एग्जाम में आना नहीं है, क्योंकि हम जो हमारे एग्जाम में आना होगा हम आपको बता भी देंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसको भी याद रखना आपको, ये भी आपका फिनिश हो गया है। तो चिली भी आपका एक आपकी जानकारी में हो गया है, जो ये अप्रैल का पूरा कंडीशन भी बता दिया गया है। अब आगे बात करेंगे, अगला आता है द्वितीय स्टैंड अप, सेकंड स्टैंड अप महाकुंभ, सेकंड स्टैंड अप महाकुंभ दोस्तों 2025। ये पूछ सकता है कि बताइए द्वितीय स्टैंड अप महाकुंभ का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो आपका आंसर आना चाहिए कि नई दिल्ली, राइट। याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके यहाँ। एक है भारत मंडपम, ये आपके यहाँ दिल्ली में स्थित है, यानी नई दिल्ली में। तो याद रखो, भारत मंडपम में ही सेकंड स्टैंड अप महाकुंभ का आयोजन किया गया था। और इसका उद्घाटन किसने किया, तो ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। इसका उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। याद रखो आप, पीयूष गोयल ये वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री हैं। तो याद रखना आपको, ये भी गलत नहीं होना चाहिए। इसके थ्रू आप जानते हैं IIM, IIT, मतलब कई सारे मतलब बोल सकते वैज्ञानिक आकर के IIM के और IITN जितने भी जो भी साइंटिस्ट थे उनको बुला करके स्टैंड अप, भारत को कैसे स्टैंड करना है, एक महाकुंभ किया गया, उसमें वार्तालाप की गई, इन बातों को एक बताया गया। तो ये भी दोस्तों याद रखना आपको, एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। आगे बात करेंगे हम, तो सातवीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता, ये दोस्तों पूछ सकता है कि बताइए ये कहाँ पर आयोजित की गई। तो सातवीं भारत जापान
भारत लिखा हुआ है। भारत जापान सामुद्रिक मामलों की वार्ता अगर बात करना चाहूँगा तो ध्यान रखो ये आपकी हुई टोक्यो में। कहाँ पर हुई? टोक्यो में। अब सर टोक्यो क्या है तो बताओगे जापान की कैपिटल है, राइट। याद रखो आप जापान एक छोटू सा देश, लेकिन देखिए आप वहाँ पर बहुत बढ़िया रिच पर्सन लोग रहते हैं, ध्यान रखो। तो आपको ध्यान रखना है। अब जापान की मुद्रा क्या है एक कमेंट बॉक्स में आपको बताना है दोस्तों, ध्यान में रखते रहिए और बताते भी रहिए आंसर इसका। तो यहाँ पर बैठक हुई है, इसमें जितने जैसे हमारा परिवहन जो हम सामुद्रिक परिवहन करते हैं तो हम कैसे ले जाएं, इस बात को लेकर के भी यहाँ पर वार्ता हुई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात करूँगा, थोड़ा सा हमें लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट है और मिलेगा। आता है जीरो पॉवर्टी। जीरो पॉवर्टी इसको नाम दिया गया P4 नाम दिया गया है। तो पूछेगा कि हाल ही में जीरो पॉवर्टी अर्थात P4 पहल किसने लॉन्च की है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों एक प्रकार की ये पहल ही है, ठीक है। अब ये शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इस बात को शुरू किया गया है जीरो पॉवर्टी। P4 पहल शुरू की गई है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। आंध्र प्रदेश आप जानते हैं इसकी राजधानी क्या है, यहाँ का राज्यपाल कौन है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। मेन जो पॉइंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सर P4 का मतलब क्या होता है इसको देख लेते हैं, तो आगे बात करेंगे। इसका फुल फॉर्म इस बात पर डिपेंड करता है, इसके P4 है। P पब्लिक PUBLIC, पब्लिक प्राइवेट पीपुल, पब्लिक प्राइवेट पीपुल, पब्लिक प्राइवेट पीपुल पार्टनरशिप। दोस्तों याद रखो, फिलहाल एग्जाम में फुल फॉर्म तो नहीं आएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप जानते हो जीरो पॉवर्टी को हिंदी में बोलते हैं गरीबी, मतलब गरीबी को जीरो लाना है। अब देखिए सर गरीबी क्या होती है, तो जब किसी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, कपड़ा, रोटी, मकान, अगर 3 चीज़ हमारे लिए उपलब्ध नहीं है तो हम गरीबी की संज्ञा देते हैं। इसका नया टॉपिक है, वो आपको अलग से टॉपिक इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाएगा, कोई इशू नहीं है। बस इतना याद रखो जीरो पॉवर्टी पहल या P4 पहल किस राज्य सरकार ने शुरू किया, तो आप मारेंगे आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। इसमें उद्देश्य इनका है कि 2029 तक गरीबी को समाप्त करना है। इनका प्लान पूरी तरीके से 29 तक गरीबी को समाप्त करना है या गरीबी को मुफ्त करना है। गरीबी मुक्त राज्य बनाना है, गरीबी मुफ्त स्टेट की संज्ञा मुझे देनी है। इनका एक टारगेट भी है कि हम 2047 तक आंध्र प्रदेश राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 55 लाख कर देंगे। 55 लाख रुपए हम करने का प्लान में है कि 55 लाख रुपए अगर ये मेरा प्लान है कि हम करेंगे। वर्तमान में अगर बात करें इसमें तो 2.66 लाख वर्तमान में देखा गया कि 2029 तक की कवर करेगी 2.66। इसका मतलब प्रति व्यक्ति आय है, एक व्यक्ति एक साल में कितना पैसा कमाता है ये बात है। अगर इतना पैसा मैनेजमेंट उन्होंने बताया 2007 कारण है, आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना है कि 2047 तक भारत देश एक विकसित राष्ट्र बनेगा। विकसित राष्ट्र बनने की कुछ विशेषताएं होती हैं दोस्तों, वो आपके यहाँ जो संयुक्त राष्ट्र बना हुआ है उनकी पहलों के परिप्रेक्ष्य में ही उसके कुछ मानक होते हैं। मानक के अकॉर्डिंग आपका अगर वो मानक पूरा कर लेते हो तो आपकी बात करेंगे। भारत देश जानते हैं कि यहाँ पर आपको पता भी होना चाहिए, यहाँ लोग सीखना ही नहीं चाहते।
एक लेबर काम करने आता है तो उसके दिमाग में ये नहीं आता कि हमें मिस्त्री बनना है, वो लेबर ही बना रहना चाहता है, इसलिए उसकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ नहीं रही। अगर किसी भी देश का विकास करना है तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में ये राज्य सरकार ने, मतलब आंध्र प्रदेश की सरकार ने इस पर विशेष फोकस किया है। तो दोस्तों इतना ध्यान रखना है, जीरो पॉवर्टी ये P4 पहल कहाँ, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश सरकार। चलिए छोड़िए, आगे बात करते हैं। ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा लगभग। अब आगे हम बात कर लेते हैं विकसित भारत युवा सांसद। विकसित भारत युवा सांसद, विकसित भारत युवा सांसद सम्मेलन कहाँ पर हुआ, ये पूछ सकता है एग्जाम में। विकसित भारत युवा सांसद सम्मेलन 2025 ये आयोजित कहाँ पर किया गया है, ये आपसे एग्जाम में आ सकता है। तो आपको बता दें एक चीज़ दोस्तों, लगभग चीज़ें जितने भी आपके राष्ट्रीय स्तर की चीज़ें हों, वो आपको अगर नहीं भी आता है तो आप प्रयास करिए, बाई गेस के रूप में आप मार सकते हैं नई दिल्ली। तो दोस्तों ये नई दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो इस पहल को दिमाग में रखना है, अगर एग्जाम में आए तो कर लेना है। इसका उद्देश्य क्या है कि राष्ट्र निर्माण करना और राजनीति में हमें युवा, प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ाना। आप जानते हैं लिखा विकसित भारत तभी विकसित हो सकता, कोई भी देश हो तभी विकसित हो सकता है जब उसकी युवा पीढ़ी क्या हो, विकसित हो जाए। कारण है कि आप जानते हैं कि नियर अबाउट कि माना जाता है कि 16 साल से लेकर के 59 साल तक की जो आबादी होती है, यानी किसी भी देश की अगर मानव आबादी है, ये युवा आबादी मानी जाती है, ये कार्यशील जनसंख्या के रूप में मानी जाती है कि ये हमारे लिए धन उगाही कर सकती है, इसलिए ये बात कही गई है। तो इसको दोस्तों ध्यान में रखना है, अगर एग्जाम में आ जाए कर ले जाना। चलिए आगे दोस्तों हम बात करते हैं, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब एक आता है GI टैग के बारे में। दोस्तों GI टैग दरअसल ये मानो आप टैग है, GI टैग इसका फुल फॉर्म होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक संकेतक और इंग्लिश में बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडेक्स। मतलब इसका मतलब ये निकला है कि हम भौगोलिक रूप से किसी चीज़ को इस देश में नहीं, जैसे मान लो कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक विशेष किस्म का अगर बात करें हम कि हमारे यहाँ गेहूं हो रहा है, अगर मैं काला चावल उगाना शुरू कर दिया तो काला चावल हम अब विश्व स्तर में अगर उसको बांटना चाहेंगे तो हम बांट सकते हैं। तो हमारे अगर इसमें एक टैग लग जाएगा, केवल डिमांड उसकी बढ़ जाएगी, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इसीलिए GI टैग दिया जाता है। तो दोस्तों GI टैग की बात करें तो लगभग 10 साल के दिया जाता है। इसमें आपको पहले अप्लाई करना पड़ता है, उस जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उसको आप अप्लाई करेंगे तब आपको GI टैग मिल जाएगा। GI टैग लगने से होता क्या है कि वो मानक की श्रेणी में आता है। जैसे आपने सुना होगा कि रेड चीफ क्या है, तो आपने कहा सर रेड चीफ शूज आता है, एक ब्रांड है। अगर ब्रांड है तो ब्रांड ऐसे थोड़ा बना है, इसको कहीं ना कहीं मान्यता मिली होगी, इसके गुण होंगे, उसी बेस पर GI टैग देता है। तो आइए बात करते हैं अब GI टैग की अगर बात करें हम तो कुंभकोणम वेजिलय, अगर याद हो सके दोस्तों तो याद कर लो, नहीं याद होता तो मैं आपको हिंदी में बोल दे रहा हूँ। कुंभकोणम विजिलय बोलते हैं, कुंभकोणम विजिलय। ये पान का पत्ता है, ये पान का पत्ता है दोस्तों और बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुंभकोणम विजिलय और आपके थोवलाई मलिका, थोवलाई मरिक्का, थोवलाई मरिक्का माला, थोवलाई मरिक्का माला, थोवलाई मरिक्का माला। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं फूलों की माला, इसको बोलते हैं फूलों की माला।
दोस्तों ये फूलों की माला है और कुंभकोणम विजय ये पान का पत्ता है। दोस्तों ये तमिलनाडु स्टेट की बात मैं कर रहा हूँ। कहाँ की बात कर रहा हूँ? तमिलनाडु स्टेट की बात कर रहा हूँ। अब तमिलनाडु में वर्तमान में सीएम देखो, अब चर्चा के विषय बने ही रहे थे, तो वर्तमान में तमिलनाडु के सीएम कौन है ये आपको बताना कमेंट बॉक्स में। ध्यान रखो तमिलनाडु, तो तमिलनाडु भारत के दक्षिण का राज्य है, भारत का दक्षिणतम राज्य है, ठीक है। इसकी राजधानी चेन्नई है और चेन्नई भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह है। दोस्तों लिंक करके पढ़िए ना तो मज़ा आ जाएगा। बहुत सारी बातें तमिलनाडु के बारे में आपको याद होनी चाहिए, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करें तो लगभग मतलब अब तक, यानी अब तक का मतलब अप्रैल 2025 तक यहाँ पर 62 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। 62 उत्पादों को जीआई टैग दिया जा चुका है। उनमें हाल ही में 2 को जीआई टैग फिर दिया गया है, एक पान के पत्ते को, एक फूलों की माला को। तो ध्यान में रखना दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए। अगर एग्जाम में आ जाए तो गलत नहीं करने का दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे अब बात करते हैं। अगला पॉइंट का आंसर है, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो जीआई टैग भी क्लियर होगा। हाँ एक बात दोस्तों बताना चाहूँगा, जीआई टैग पहली बार 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। ध्यान रखना मेरी बात को, 2004 में दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग पहली बार दिया गया था। और इस प्रकार से मानक फिर आपके यहाँ काला चावल उत्तर प्रदेश का था, उसको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। ऐसे आपके यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इन पर ध्यान रखना है, ये भी हमारे एग्जाम में बड़े इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे। अगला आता मुख्यमंत्री सुगम परिवर्तन सेवा। मुख्यमंत्री, ब्लैक से लिखूंगा सही रहेगा, मुख्यमंत्री परिवर्तन मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा। इसको ध्यान में रखें दोस्तों, ये किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है। हमारे एग्जाम में केवल यही क्वेश्चन बनेगा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो आपको ध्यान रखना है, यह शुरू किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। अब वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो आप जानते हैं मोहन यादव हैं। तो इसकी राजधानी क्या है? तो आप जानते होंगे कि भोपाल है। ये बात क्लियर हो गई होगी। भोपाल की अगर बात करें तो ध्यान रखो आपको कि भोपाल गैस त्रासदी भी हाल ही में हुई है, ये भी आपको दिमाग में रखना है कि उसका कीचड़ जो है हटाया गया, क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। उस घटना का अभी तक भोपाल में ही उसका कचरा जमा हुआ था, उसको भी हाल ही में बाहर किया गया है। तो ये भी आपके चर्चा का विषय बना हुआ है। तो मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा, इसमें ये जो सेवा शुरू की गई है ये पीपीपी मोड पर शुरू की गई है, ठीक है। ध्यान रखना आपको, ये प्राइवेट होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पीपी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। मतलब सरकार चाहती है कि अब हम कोई भी कार्य करेंगे तो, क्योंकि जनता भी चाहती है कि मुझे सेवा अच्छी मिलनी चाहिए, तो सेवा मिलने के परिप्रेक्ष्य में ये काम शुरू किया गया है। तो ये भी याद रखना, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसको दिमाग में रख लेना, मान लो एग्जाम में आए तो कर ले जाना। ये भी क्लियर हो गया है। अगला आइए आपका एग्जाम में क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन बन जाता है। तो एक आता है निजी क्षेत्र सहयोग मंच 2025। निजी क्षेत्र सहयोग मंच ये आपके यहाँ, इसका सम्मेलन मुंबई में हुआ है। बस सम्मेलन याद रखो आपके कहाँ पर हुआ है, तो आप बताओगे सर मुंबई में हुआ है, ठीक। तो निजी क्षेत्र सहयोग मंच की शुरुआत कहाँ पर, मतलब इसका जो पहल तो है नहीं, एक प्रकार की मंच थी। इसमें आपका डिबेट किया गया और लोग आए, बड़े बड़े आपके यहाँ उद्योगपति जो सहयोग करने वाले हैं, जो निजी क्षेत्र में आगे अपना हाथ बांटना चाहते हैं, उन्हीं परिप्रेक्ष्य में आपके यहाँ शुरू किया गया है। तो इसको दोस्तों याद रखेंगे। हाँ, इसमें एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको, इसमें आरबीआई गवर्नर शामिल थे। आरबीआई गवर्नर इसमें शामिल थे, तो ये भी आपको याद रखना है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं वर्तमान में, संजय मल्होत्रा।
संजय मल्होत्रा वर्तमान में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं, तो संजय मल्होत्रा को याद रखेंगे। इनके परिप्रेक्ष्य में शुरू किया गया है, इन्होंने इसमें भाग लिया था, प्लस इसमें एक और इकाई के रूप में भाग लिया गया था, उसको बोलेंगे FATF। याद रखो इसको, अगर एग्जाम में भी आ जाए तो कर ले जाना आपका, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये वित्तीय कार्यवाही बल है आपके यहाँ, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है आपके यहाँ, तो ये वित्तीय कार्यवाही करता है, तो इसको याद रखेंगे। और इन दोनों के लोग आए थे और इनके अध्यक्ष भी आए थे और यहाँ पर वार्तालाप हुई, तो ये भी आपके समझ में आ चुका होगा दोस्तों, मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं, बस आपको केवल इतना याद रखना है कि हाँ ये मंच कहाँ पर की गई है, बस इतना ही काफ़ी है। चलिए दोस्तों, इसके आगे अब बात करेंगे हम, तो आगे बढ़ेंगे। अब आता है सांसद के वेतन भत्ते की बात आती है। चलिए इसी वक्त इसकी चर्चा कर लेते हैं। सांसद के वेतन, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। वेतन भत्ते, हाल ही में सांसद के वेतन भत्ते की बढ़ोतरी की गई। सर पूछेगा कितने परसेंट, तो आप मारेंगे 24%। याद रखना, सांसदों के वेतन भत्ते में 24% की वृद्धि की गई है। जिनकी तनख्वाह 1 लाख थी, अब 1,24,000 रुपये मिलेगा पर मंथ। तो ये आपको काम किया गया है। शेष इसी में बात करेंगे तो दैनिक भत्ता भी जोड़ा गया है। इनमें जो इनको जो सांसदों को पेंशन मिलती है, पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। इसके पूर्व बढ़ोतरी 2018 में की गई थी। याद रखो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्तमान में से हम बात करें, राष्ट्रपति की तनख्वाह कितनी है, तो 5 लाख रुपए पर मंथ है। तो याद रखो, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता क्वेश्चन, तो इसको भी दिमाग में रखना है बस। हाँ, सांसदों के वेतन भत्ते की बात करें तो इसके लिए जो विधेयक होता है वो स्पेशल नहीं होता है, सिंपल विधेयक होता है। देखिए, हम आप परेशान होते हैं और सांसदों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी कर दी जाती है। सरकार का विचार होना चाहिए कि लगभग सरकारी कर्मचारियों को मैक्सिमम वेतन दे। देखो, ये ब्रिटिश की देन है कि मैक्सिमम वेतन दिया जाए। मैक्सिमम वेतन देने का मतलब ये निकलता है फिर अधिकारियों को करप्ट कम होता है। इसीलिए आप जानते हैं, राजनेताओं को अगर 5 बार बनेंगे तो 5 पेंशन मिलती है। तो पेंशन मिलने का मतलब ये इनको इतनी सुविधाएं मिलती हैं कि ये करप्ट, क्योंकि लाखों करोड़ों की इनको योजनाएं मिलती हैं। और योजना बताइए, उस राज्य सरकार में, उस क्षेत्र में आपको लागू करना है। आपको हो सकता है मिनिस्ट्री की आप मालिक भी हो, कोई मंत्रालय आपके दिन है, तो करोड़ों रुपए इसमें आता है। तो गमन न हो सके, इसलिए प्रयास किया जाता है कि इतना वेतन दिया जाए कि सांसद खुश रहें, पैसे से पूरी तरह लिप्त रहें। कहने का मतलब ये है। चलिए दोस्तों, ये भी आपके यहाँ एक टॉपिक था, तो मैंने आपको बता दिया। अगला ये विश्व टीबी दिवस, विश्व टीबी दिवस एग्जाम में पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है, याद रखो। भारत का लक्ष्य, भारत 2025 तक टीबी मुक्त हो जाएगा, टीबी मुक्त हो जाएगा, ठीक, मुफ्त, फ्री हो जाएगा, ठीक। टीबी फ्री का मतलब टीबी समाप्त कर देगा। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए कब, तो टीबी, विश्व टीबी दिवस की बात करें 24 मार्च 2025 को मनाया गया। उसमें भारत का पहले ही लक्ष्य था कि 2025 तक टीबी को हम भारत से समाप्त कर देंगे। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 तक टीबी को भारत से समाप्त कर देंगे। और टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस, राइट। तो याद रखो, ये टीबी एक बीमारी है। बीमारी का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जो एक्टिवता होती है वो कम होती चली जाती है। टीबी के 2 रूप होते हैं। 2 रूप में एक जो आपका लंग का होता है, फेफड़े का होता है, वो हमारे लिए बड़ा खतरनाक होता है, ठीक। शेष जो आपकी मांसपेशियों वगैरह में होता है उसमें कोई इशू खास नहीं आता है। और एक बात है आपको, इसी में सरकार ने निश्चय पोर्टल शुरू किया है। और इस पोर्टल के माध्यम से अगर कोई भी व्यक्ति, पेशेंट अगर है, वो टीबी से ग्रसित है, तो भारत सरकार उसको 500 रुपये, इसी के माध्यम से 500 रुपये आपके यहाँ दिए जाते हैं। 500 रुपये आपके यहाँ
पोषण के लिए लक्ष्य मिलते हैं, ये भी दिमाग में आपको रखना है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आप निश्चय में पंजीकरण करा दीजिए और आराम से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला बात करेंगे दोस्तों, ये भी क्लियर हो गया है। अब आगे बात करें हम, तो आता है अगला जल शक्ति अभियान कैच द रेन। कैच द रेन 2025 जल शक्ति अभियान। मेरे देश में आप जानते हो, अगर मान लीजिए, जो आपको पता होना चाहिए, राजस्थान, मेघालय, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जल की कमी है, तो लोग जल क्या करते हैं, बरसात के मौसम में अपनी छतों पर ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि वहाँ पर इकट्ठा जल हो जाए, उस जल का एक लंबे समय तक प्रयोग करते हैं। आप समझिए, पीने के लिए आप सोचो कहीं कहीं जल नहीं है, तो प्रयास करिए, मेरा भी एक राय है कि आप जल को मैक्सिमम यूटिलाइज जो कर रहे हैं, प्रयास करिए कि कम करने प्रयास करिए। कुछ लोग सुबह से मोटर चल रही, शाम तक चला करते, कोई मतलब नहीं है। आप इतना जल आप नष्ट करोगे तो हमको पानी शुद्ध नहीं मिल पाएगा, आपको पता होना चाहिए। अब इसके डाटा मैं पुराना क्या दूं आप, लेकिन थोड़ा बताना चाहूँगा। इस पूरे वर्ल्ड में, इस पृथ्वी पर 29% स्थल है और 71% आपके यहाँ जल आता है। लेकिन आप सोचिए, इस 71% जल का 97% जल लवड़ी है, शेष 3% जो बचा है, 3% का सोचो आप 2/3 भाग बर्फ के रूप में है और 1/3 भाग हमको आज पीने के लिए मिलता है। आप समझ सकते हैं कि पानी की कितनी बड़ी दिक्कत है। आने वाले कल में अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो हमारी अगली पीढ़ी होगी, वो हमारे लिए समस्या का एक समाधान नहीं निकाल पाएगी, फिर हमको वही करना पड़ेगा। इसीलिए भारत सरकार ने ये पहल आज की नहीं है, 2015 से चल रही है। ये पहल पहले से चल रही है और 15 की बात करें तो ये पहल और पहले से चल रही है, लेकिन अब जब से पीएम मोदी जी आए हैं तब से मुखर और हो गई है, इस पर फोकस किया गया है। जैसे आपको बात करें, कैच द रेन, यानी वर्षा के जल को इकट्ठा करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य आपके यहाँ मेघालय बना। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अच्छा दोस्तों, इसमें करंट क्या बनेगा सर, इसको भी ध्यान रखना जाए। तो आप जानते हैं 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस। 22 मार्च को हम मनाते हैं विश्व जल दिवस। तो विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस के अवसर पर हरियाणा के पंचकुला में, याद रखना मेरी बात को, हरियाणा के पंचकुला में कैच द रेन की शुरुआत की गई। कैच द रेन की शुरुआत हरियाणा के पंचकुला से की गई। इसका शुभारंभ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने किया था। CR पाटिल ने किया था, याद रखो, ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के माध्यम से इसको शुरू किया गया और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उपलब्ध थे। तो याद रखो, इसको याद रखना मेरी बात को, और ये रटा होना चाहिए। तो जल शक्ति अभियान, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, ठीक, CR पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी के माध्यम से 22 मार्च विश्व जल दिवस के अवसर पर कैच द रेन 2025 की शुरुआत की गई। ओके, अब दोस्तों आगे हम थोड़ा बात करना चाहेंगे इसी में। इसका थीम पूछ सकता है, तो आपको थीम याद रखनी। थीम का मतलब दोस्तों होता है विषय, इसको अंग्रेजी में, हिंदी में बोल दो विषय। विषय का मतलब अब हम 22 मार्च 2026 को मनाएंगे विश्व जल दिवस, तो हम एक साल जो अगले एक साल में है, तो अगले एक साल तक हम कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे जिससे हमारा जल सुव्यवस्थित तरीके से सबको सुगम तरीके से मिल सके। इसलिए आपको पता होना चाहिए, दिल्ली जैसे महानगर में पानी नहीं पीने के लिए, सोचो आप, शुद्ध जल आपको नहीं मिलेगा। इतनी ज़्यादा आरोग्य व्यवस्थाएं ना होना, आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ी दिक्कत है। आप जाइए, महानगर है, उसमें 99 नहीं 100% मैं कह सकता हूँ, 1-2% छोड़ देता हूँ। अब छोड़े क्या, लगभग 99% लोग
बताइए, आरओ के पानी पर डिपेंड है। आरओ का पानी बोतलों में आता है, बोतल लेते हैं 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये बोतल वहाँ मिलती है। सोचो आप, अगर मान लो अगर वो बंद हो जाए तब क्या होगा? पानी नहीं है, क्योंकि आप जानते हो यमुना नदी सूख चुकी है, पानी उसमें नहीं है। कहाँ से यमुना नदी में? आप जाकर कभी देखिए, गंध मारता पानी, इतना दूषित हो चुकी है, कहाँ तक मैनेज हो पाएगा? तो इसीलिए ध्यान रखो, इसीलिए आपके यहाँ थीम रखी जाती है कि इस थीम पर हम काम करेंगे तो हो सकता हम सफल हो जाए, राइट। तो इसीलिए बनाया जाता है। इसकी थीम है जल संचय, जल संचय कामा भागीदारी, किसकी? जन की। मैंने क्या बोला अभी? लोग बाग अपना टुल्लू पंप चला दिए, चल रहा, चलने दो, अरे यार पानी बचाओ भाई। तो जल संचय कामा जन भागीदारी और जन जागरूकता। जैसे मैं आपको जागरूक कर रहा हूँ, एक अपनी बात बताना चाहूँगा व्यक्तिगत, कि आप प्रयास करें पानी का यूटिलाइज कम करिए। आप देखिए शहरों में लाइट नहीं आती दोस्तों, तो पानी मिलना मुहाल हो जाता है। सोचो, शौच के लिए मेरे पास पानी नहीं है, इतनी समस्या मेरे लिए आ जाती है, ये कंडीशन बनी हुई। तो ध्यान रखना मेरी बात को, कि ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी क्लियर हो गया होगा, आगे हम बात करेंगे। दोस्तों इसी वक्त थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि 22 मार्च और फिर 22 अप्रैल और 22, ये 22 एक बहुत इम्पोर्टेंट है। 22 मार्च, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, तीनों महीने लगातार हैं। 22 अप्रैल, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, राइट। और 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मार्च विश्व जैव विविधता दिवस। बायोडाइवर्सिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसी तरीके से आपके यहाँ विश्व पृथ्वी दिवस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी को सुरक्षित करने के लिए हम हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। तो ये भी दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करें हम, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट एक आता है अग्रोहा। अग्रोहा ये दोस्तों क्या है? एग्जाम में पूछ सकता है अग्रोहा क्या है। अग्रोहा दोस्तों दरअसल है क्या चीज़ कि ये प्राचीन टीला है। अग्रोहा एक प्राचीन टीला है। अग्रोहा एक प्राचीन टीला है और ये टीला आपका हरियाणा में मिला हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो भाई साहब। अग्रोहा एक प्राचीन टीला है जो हरियाणा राज्य में मिला हुआ है। ये चर्चा में क्यों है? राजा अग्रसेन की राजधानी थी। याद रखो आपको, राजा अग्रसेन की राजधानी थी। राजा अग्रसेन की ये राजधानी अग्रोहा थी, इसलिए आपको दिमाग में रखना है, ये गलत नहीं होना चाहिए। ये भी एग्जाम में आ सकता है, क्वेश्चन है। ये पॉइंट आपका हमें उम्मीद है कि आप क्लियर कर चुके होंगे। अगला बताऊंगा नेशनल ई विधानसभा। नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन। नेशनल ई विधान सभा एप्लीकेशन। इसको बोलते हैं लेजिस्लेचर, राइट। मैं लिखा नहीं हूँ लेकिन याद रखिए आप। नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन आपको ध्यान रखना है। नई दिल्ली ये 29वीं ई विधानसभा बन चुकी है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भी आपका फिनिश हो गया है, आगे बात करेंगे, ये भी क्लियर हो चुका होगा। दोस्तों आगे हम बात करेंगे इसके बाद। तो एक आता है, सुना होगा आपने लचित बरफुकन।
सुना होगा आपने नाम, बड़ा परिचित नाम होगा, कई बार सुना होगा आपने, लचित बरफुकन। दरअसल ये असम में अहोम साम्राज्य के मुखिया थे। अहोम साम्राज्य के मुखिया थे और मुगलों को असम में एंट्री देने के लिए, मतलब एंट्री ना देने के लिए इन्होंने उनके विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। यहाँ आवाज़ नहीं, ये लड़े, इन्होंने लड़ा कि मुगल यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। सोचो आप, इसलिए ये बड़े फेमस हैं। वर्तमान में आप जानते हो कि भारत सरकार के माध्यम से ये बहुत एक्शन में है। दरअसल ये जनजाति हैं, तो इसलिए आपको याद रखना ही पड़ेगा। और इन्हीं की बात करें तो लचित बरफुकन पुलिस अकादमी, ये डेरा, ये आपके यहाँ डेरगांव ये पड़ता आश्रम में। याद रखो, केंद्रीय गृह मंत्री, गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात से आते हैं। तो याद रखो, केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा लचित बरफुकन पुलिस अकादमी असम राज्य के डेरगांव में स्थापित की गई है। याद रखो, इसका शिलान्यास कर दिया गया है। याद रखो, और मैं आपके बारे में बता ही दिया है कि लचित बरफुकन की इनकी प्रतिमा इसके पहले पीएम मोदी के माध्यम के द्वारा ही, उनके ही परिप्रेक्ष्य में आपके यहाँ लचित बरफुकन की प्रतिमा भी असम में बनाई गई। ध्यान रखना मेरी बात को। ये मैंने क्या बोला, अहोम साम्राज्य था, उसमें भी बड़ा योगदान दिया। और इनकी सबसे विशेषता अगर बात करें हम, तो मुगलों से उन्होंने पंगा लिया था, इसलिए याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। चलिए अगला दोस्तों बात करें हम, तो आता है अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा संस्थान। अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा संस्थान, लोक सेवा संस्थान, अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा संस्थान हाल ही में भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये दिमाग में रखना, ये भी हमारे एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मुझे बताना पड़ा। ठीक है, अब सोचिए आप, इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है, और मैंने कहा किस भारत के किस राज्य में नहीं, अब आपको बताना देश में, किस देश में स्थापित किया गया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा संस्थान की बात करेंगे तो पीएम मोदी प्लस मॉरिशस के प्रधानमंत्री, मॉरिशस पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम। अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा संस्थान पीएम मोदी के द्वारा पीएम मोदी प्लस मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नवीन चंद्र राम गुलाम के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। याद रखेंगे, तो वहाँ पर एक स्थान है, उसका नाम है, अगर याद हो जाए तो याद हो जाए, नहीं तो आप देसी याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इसका नाम है रेडुइट। ये मॉरिशस में है, तो इसको कर लेना दोस्तों। तो पीएम मोदी और मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम के द्वारा मॉरिशस में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा संस्थान का उद्घाटन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखो। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में जानते होंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं,
कारगिल युद्ध के समय भी ये पीएम थे। 1999 से 2004 तक, उसके पहले 13 दिन के लिए पीएम बने। सबसे कम समय के पीएम अगर बनने वाले कौन, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, और बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। 2004 के बाद फिर आगे सरकार नहीं बन पाई, फिर भी इनके नेतृत्व में आज उन्हीं का परिपेक्ष चल रहा, आप जानते ही हैं सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना याद रखो आप। तो अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा संस्थान आपके यहाँ कहाँ, मॉरिशस में उद्घाटित किया गया है। तो ये भी आपको लगभग याद हो गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। चलो आगे बात कर लेते हैं हम लोग। इसी में एक आता है, अगला पॉइंट आता है सर्चेबल इंजन लॉन्च किया गया है। सर्चेबल इंजन, ठीक है। भारत के किस राज्य की विधानसभा ने देश का पहला सर्चेबल इंजन लॉन्च किया है? याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर होगा पंजाब। आंसर क्या होगा? पंजाब। याद रखो, तो देश की पहली सर्चेबल विधानसभा, सर्चेबल इंजन वाली विधानसभा कौन सी है? तो क्या मारेंगे? पंजाब। पंजाब विधानसभा। गलत दोस्तों ना करना। सर्चेबल इंजन लॉन्च करने वाली भारत का पहली विधानसभा कौन सी है? तो मारेंगे पंजाब विधानसभा। अब पंजाब में आप गवर्नमेंट है, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, समझ में आपकी आ ही गया होगा। और पंजाब भारत के किस दिशा में स्थित है, ये जानकारी आपको रखनी है। कोई दिक्कत यहाँ पर, ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये कर ले जाना आपका, ठीक है। अगला बात करेंगे, अगला सेमीकंडक्टर प्रणाली। सेमीकंडक्टर सिस्टम के तहत नैनो इलेक्ट्रॉनिकी सेमीकंडक्टर प्रणाली के तहत नैनो इलेक्ट्रॉनिकी का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पूछ सकता है। इसमें सम्मेलन हुआ और रोड शो किया गया, यह है बंगलुरु में। तो याद रखेंगे बंगलुरु, राइट, बंगलुरु, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की एक, बोल सकता हूँ मैं, सेमीकंडक्टर चिप की एक स्मार्ट सिटी के रूप में आपका काम करे बंगलुरु। तो याद रखें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, गलत न करना। बंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक में। दोस्तों ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बात करेंगे हम दोस्तों, तो थोड़ा बात करना चाहूँगा मैं आपको मणिपुर की बात कर लें। तो आप जानते हैं भारत का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर है, जो 7 सिस्टर के नाम से स्टेट आते हैं, उनमें से एक स्टेट मणिपुर है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। अब दोस्तों बात करें इसमें कौन सा पॉइंट इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि वर्तमान में, यानी मई का महीना चल रहा है, और इसके पहले बताना चाहूँगा मैं आपको कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है तो इसलिए यहाँ पर 5 जज की एक प्रतिनिधि मंडल गया था। 5 जजों का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर दौरे पर गया था कि मणिपुर की हालात कैसी है। ये मार्च 25 की बात मैं बता रहा हूँ। और तो मणिपुर में 5 जजों का प्रतिनिधिमंडल गया था वो चेक करने कि वहाँ पर सिचुएशन कैसी है, क्या सरकार बनाई जा सकती है, ये बातें वहाँ पर करने के लिए गए थे। अब बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें क्वेश्चन हमारा ये बनेगा कि 5 जज का जो दौरा प्रतिनिधिमंडल गया था, मणिपुर में गया था, तो इसके मुखिया कौन थे?
तो आप जानते हैं वर्तमान में, मतलब मुखिया की बात करें तो जो मुखिया की बात करेंगे कि यहाँ का इस प्रेसिडेंट मुखिया कौन थे, तो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक, BR गवई, BR गवई याद रखो। तो BR गवई का दौरा हुआ, कहाँ का हुआ, 5 जजों के प्रतिनिधिमंडल। BR गवई आपको पता होना चाहिए कि ये आपके यहाँ वही 15 और 18 के नियर अबाउट मार्च में इन्होंने अपनी शपथ ग्रहण किया है और राष्ट्रपति के माध्यम शपथ दिलाया गया है। तो ये CJI बनाया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत में सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है, इसका नाम है उच्चतम न्यायालय। वर्तमान में आपके यहाँ नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में उसके मुखिया कौन है, तो आप बताओगे BR गवई हैं। याद रखो, ये भी आपको रटे रहना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कल नहीं जाना। अगला क्वेश्चन बन जाता है सागरमाथा संवाद 2025। सागरमाथा संवाद 2025। दोस्तों, सागरमाथा संवाद 2025 ये कहाँ पर आयोजित किया गया, तो याद रखेंगे, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये 16 से 18 मई 2025 में काठमांडू, नेपाल में है, काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया। तो सागरमाथा संवाद अगर कोई आपसे प्रश्न करता है तो ध्यान रखना मेरी बात को, ये काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया है। ये प्रतिवर्ष होता है। सागरमाथा मतलब जो आप जानते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट एवरेस्ट है। तो नेपाल के लोग उसको सागरमाथा के नाम से कहते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ा, माउंट एवरेस्ट का ही नाम है सागरमाथा, क्योंकि नेपाल के लोग सागरमाथा कहते हैं, इसीलिए ये सम्मेलन आपका आयोजित किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट दोस्तों बात करेंगे। अगला पॉइंट आता है कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30वां, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30वां, जो 29 मई से 2 जून 2025 तक चला। 29 मई से 2 जून 2025 तक चला, ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ, तो ध्यान रखना मेरी बात को, तजाकिस्तान में किया गया। कॉप 30 29 मई से 2 जून 2025 तक आपके यहाँ तजाकिस्तान में ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जलवायु सम्मेलन क्या होता है, तो 30वां नंबर का था जो आपके यहाँ तजाकिस्तान में आयोजित किया गया है। अब आगे बात करेंगे, तो इसमें मेन बात ये बात कही गई है, ग्लेशियर का संरक्षण करना है। ग्लेशियर संरक्षण, ठीक, जलवायु परिवर्तन में कमी लाना, तो इस भी चर्चा की गई है। दोस्तों, इसको भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन आता है वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ नागरिकों को सहायता देने वाला, देखभाल व सहायता देने वाला, देखभाल व सहायता देने वाला भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य बना जो वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और सहायता के लिए उन्होंने अलग से एक आयोग का गठन किया है। उसका नाम है वरिष्ठ नागरिक आयोग। वरिष्ठ नागरिक आयोग, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये है केरल। केरल सरकार ने वरिष्ठ नागरिक आयोग का गठन किया है, जिसके माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों की पहचान कर उनकी देखभाल और सहायता की जाएगी। यह ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। याद रखो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट दोस्तों बात करेंगे आप माय गांव पहल। माय गांव पहल, माय गांव पहल पूछ सकता है, कोई खास तो नहीं है, लेकिन आप याद रखो, माय मतलब माई या मॉय से बना है मेरा, ठीक है। तो माय गांव पहल, इसको शुरू किया शिक्षा मंत्रालय ने।
याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिक्षा मंत्रालय का पूर्ण नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, लेकिन इसका हटा के नाम कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। तो वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है माई गाँव पहल। माई गाँव पहल शुरू किया गया है, याद रखो आप। इसमें छोटे बच्चों को बालकी की कविताएं सुनाई जाएंगी, समझे बात को, बालपन की कविताएं सुनाई जाएंगी, इसलिए माई गाँव पहल शुरू की गई है, इसको याद रखना आप। अगला पॉइंट बात करेंगे, इम्पोर्टेंट है, मानव अंग प्रत्यारोपण, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम भारत के किस राज्य ने पारित किया है, ये भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखो बात को। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, ये इसको अपनाया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने अपनाया है, इसको याद रखेंगे। ये 2011 लिख देता हूँ। ये मानव अंग, अगर मान लो किसी भी उस स्टेट के किसी भी व्यक्ति का अगर कोई अंग का प्रत्यारोपण अदला बदली कराना है तो उसके लिए सरकार आपको पैसा देगी, फ्री ऑफ कास्ट प्रयास करेगी देने का, इसलिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो दोस्तों बात हमारी समझ में आ गई होगी। अब आज यहीं तक ये आपका पहला वीडियो था, शेष मैं ऐसे ही वीडियो आपको देता रहूँगा, प्रयास करूँगा बेहतर से बेहतर चीज़ें दूँ। और अभी ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में है, फिर आपके यहाँ अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चलेगा, फिर आपका स्पोर्ट चलेगा, ये पूरा प्रयास रहेगा कि आपको करीब 1-1 घंटे का वीडियो रहेगा, आप आराम से देखिए इसको, प्रयास करिए कि जिससे कि आपको बेहतर हो सके। आज हम यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और एग्ज़ाम में आपको बढ़िया मिलेगा, मैं इसकी सिर्फ वादा कर रहा हूँ, तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं जो करंट में या पीछे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ें पढ़ेंगे बेहतर है। भारत के कोई भी प्रतियोगी एग्जाम लेंगे उसके लिए सब में इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।